इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का एक मॉक टेस्ट लेकर के आए हैं और ये क्वेश्चंस आपकी प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, पूछा जा रहा है कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस राजवंश के द्वारा कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर और विकल्प दिया गया है चोल वंश, चंदेल वंश, राजपूतों द्वारा या फिर चालुक्यों द्वारा। कंदरिया महादेव मंदिर है कहाँ? तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, खजुराहो में स्थित है, मध्य प्रदेश में है और ये जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा ये किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। लिखा हुआ भी है कि महादेव मंदिर है ये। और इसका निर्माण जो है किसके द्वारा कराया गया था? तो चंदेल वंश के शासकों के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। अगर शैली की बात करें तो नागर शैली की वास्तुकला और उत्कृष्ट मूर्तियों के लिए ये फेमस है। विश्व धरोहर स्थल की सूची की हम बात करें तो खजुराहो के स्मारकों के समूह का हिस्सा है जिसको यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची घोषित किया गया है। चंदेल राजाओं के द्वारा निर्मित खजुराहो मंदिर ये कामोद्दीप और श्रृंगार प्रधान प्रतिमाओं के लिए भी प्रसिद्ध है। इनमें श्रृंगार रस को उतना ही महत्व दिया जाता है जितना कि मानव की आध्यात्मिक खोज को। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, खजुराहो के अंतर्गत बहुत सारे मंदिर हैं जिसमें से ये एक है और एक मंदिर और है 64 योगिनी मंदिर। 64 योगिनी मंदिर का भी उल्लेखनीय योगदान है और ये 10वीं शताब्दी से पहले का निर्मित हुआ है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर है विषम जोड़ा आपसे पूछा जा रहा है। कुछ परंपरा हैं और उनके संस्थापक के नाम दिए गए हैं। यहाँ पर वैशेषिक की बात करें तो उसके आगे कणाद लिखा हुआ है। न्याय की बात करें तो गौतम है। योग की बात करें पतंजलि है और यहाँ पर वेदांत की बात करें तो जैमिनी है। गलत की अगर बात करें तो यहाँ पर लास्ट वाला जो है वेदांत यहाँ पर लिखा हुआ है, वेदांत या वेद, तो ये जो है इसका संबंध किससे होगा? वादरायण वेदव्यास से होगा, ना कि जैमिनी से होगा। बाकी यहाँ पर सही है। लास्ट वाला जो है ये गलत मिलान किया गया है। ठीक है, प्राचीन साहित्य में दार्शनिक संप्रदायों की संख्या कितनी है? 6 मानी गई है जिसको षड्दर्शन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है महालवारी बंदोबस्त में राजस्व इकट्ठा करने का दायित्व किसे दिया जाता था? गांव के मुखिया को, जमींदार को, तालुकदार को या फिर रैयत को। ये तीनों प्रकार की आपने व्यवस्थाएं पढ़ी होंगी, है ना। अब यहां पर आपसे पूछ लिया गया कि महालवारी, जरूरी नहीं कि जो प्रश्न ये हम आपको करा रहे हैं सेम आ जाए, लेकिन इससे संबंधित जो है प्रश्न आपसे परीक्षा में बनते हैं। इसीलिए प्रीवियस ईयर को जरूर आपको पढ़ाया जाता है ताकि आप समझ पाएं कि किस पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है और इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा गांव के मुखिया को। ठीक है, इसमें जो है राजस्व इकट्ठा करने का दायित्व गांव के जो मुखिया होते थे, हेड होते थे, वो इकट्ठा करते थे। बंगाल प्रेसिडेंसी का आपने नाम सुना होगा। उसके उत्तर पश्चिम इलाके जो कि अब उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर हाल्ट मैकेंजी नामक एक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की जिसको 1822 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1822 में। किसने लागू किया था? तो हाल्ट मैकेंजी। नाम भी याद रखिएगा। इस प्रणाली में एक गांव या फिर गांवों के समूह को महल, ठीक है, महल कहा जाता था और राजस्व निर्धारण की इकाई माना जाता था। गांव का मुखिया या इसको लंबरदार भी कहा जाता था। लंबरदार जो होते थे वो पूरे समुदाय के लिए किसानों से कर वसूला करते थे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 1793 की एक व्यवस्था आप पढ़ते होंगे जिसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था भी लागू की गई थी। इसके अंतर्गत जमींदार जो होते थे वो जागीर का मालिक बन जाते थे और ये व्यवस्था जो है 19% ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्र पर लागू थी। रैयतवाड़ी की अगर हम बात करें तो कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो का नाम आपने सुना होगा, उनके द्वारा ये लाई गई। ये व्यवस्था कहाँ लागू की? तो बम्बई, जो आप मुंबई अभी पढ़ते हैं, मद्रास और असम में लागू की गई थी। इसके अंतर्गत 51% जो क्षेत्र है वो शामिल था। तो टोटल कितना? देखिए 30% बताया गया आपको सबसे पहले, जिसका यहाँ पर क्वेश्चन है महालवारी के अंतर्गत, है ना। और 19% आपकी ये व्यवस्था थी स्थायी बंदोबस्त और 51% क्षेत्र जो शामिल था वो था रैयतवाड़ी। तो तीनों आपको ध्यान रखना है। इससे संबंधित स्टेटमेंट भी पूछे जा सकते हैं। 3 स्टेटमेंट दे देगा और आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा सही है।
कौन सा गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा पुराने वलित पर्वत का उदाहरण है? ऑप्शन में है वॉसजेस, हिमालय, यूराल या फिर माउंट किलिमंजारो। आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, प्रश्न संख्या 4 है यहाँ पर, और इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा यूराल, अर्थात ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। ठीक है, यूराल जो है, यूराल ये सबसे पुराने वरित पर्वत का उदाहरण है। जो पर्वत होता है आप जानते हैं पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई होती है, और पर्वत का शिखर छोटा और आधार चौड़ा होता है, आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। 3 प्रकार के आपने पर्वत पढ़े होंगे, वलित पर्वत है ना, ब्रंसोंद पर्वत, इसके अलावा ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय और आल्पस ये जो है वलित पर्वत हैं, जिनकी सतह उबड़ खाबड़ और शिखर जो कैसा होता है, शंक्वाकार होता है। तो ये भी प्रश्न बनता है कि कैसा इसका आकार होता है। शिखर जो है वो शंक्वाकार होता है, सतह उबड़ खाबड़ होती है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। 5वां प्रश्न है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र से गुजरती है? तो ये प्रश्न बहुत आसान आपको लग रहा होगा, जल्दी से आप लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर विंध्य श्रृंखला से होकर के गुजरती है। भारत का विस्तार जो है उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। उष्ण कटिबंध क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री और 30 उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य होता है, और 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश की रेखा जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं, ये कितने राज्यों से? तो 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, है ना। त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा को शून्य रेखा की उपमा भी कहा जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। निम्न में से किसे फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? उष्ण कटिबंधी घास स्थल, शंकुधारी वन, भूमध्य सागरीय प्रदेश या फिर शीतोष्ण सदाबहार वन। प्रश्न संख्या जो भी हो, यहाँ पर नंबरिंग नहीं है, भूल गया है डालना, ठीक है, जिससे टाइप कराया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 में आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ, अर्थात भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईसा मसीह के 12 धर्म प्रचारक शिष्य में से किस संत को भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय माना जाता है? सेंट थॉमस, सेंट पीटर, सेंट पॉल, सेंट फ्रांसिस। सही जवाब होगा यहाँ पर सेंट थॉमस, अर्थात पहला विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। ईसा मसीह के जो 12 धर्म प्रचारक शिष्य थे उसमें से सेंट थॉमस नामक संत को भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय माना जाता है। ईसाई यानी क्रिश्चियन, ये एक इब्राहिमवादी धर्म है, ये प्राचीन यहूदी धर्म से निकला है। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप पढ़ते हैं बैथलेहम में हुआ था, ठीक है। इनके अनुयायी क्या मानते थे कि ईसा मसीह ईश्वर पुत्र हैं। और एक प्रश्न बनता है कि ईसाई धर्म का प्रसिद्ध जो है ग्रंथ कौन सा है? तो बाइबल है, और इस धर्म में मूर्ति पूजा को पाप माना जाता है, मूर्ति पूजा का समर्थन ये लोग नहीं करते हैं। किस सरकार को आमतौर पर प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है? एकतंत्री, राजतंत्र, लोकतांत्रिक या फिर आबंधता। आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए लोकतांत्रिक। सरकार को जनता, मतलब देख सकते हैं आपने लोकतंत्र की परिभाषा भी पढ़ी होगी कि जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन ही लोकतंत्र है। लोकतांत्रिक सरकार को आमतौर पर प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है, क्योंकि प्रतिनिधियों के द्वारा चुन करके सरकार जो है बनती है। लोकतांत्रिक सरकार जो है ये प्रतिनिधि के रूप में ही जाना जाता है। क्यों? लोकतंत्र को सबसे बेहतर बताया गया क्योंकि ये नागरिकों में समानता को बढ़ाता है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है। इसके अलावा लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। निर्मल एक नीलामी में 3 बजे आता है, बड़ी मात्रा में सब्जी खरीदता है, फिर उन्हें आसपास के सब्जी विक्रेताओं को बेच देता है। किस प्रकार का व्यापारी है? देखिए ये एसएसटी के अंतर्गत हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और 1-2 मतलब 4-5 क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स से भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे। कोई मंडी लगती है, जैसे आसपास आपके देखे होंगे बड़ी सी मंडी होती है, तो वहाँ पर बड़े थोक व्यापारी आते हैं और वो सब खरीदते हैं, फिर उसको आसपास की फुटकर जो क्रेता होते हैं उनको वो लोग बेच देते हैं। तो इनको हम क्या कहेंगे? होलसेलर कहेंगे, थोक व्यापारी कहेंगे। आपने देखा होगा कहीं कहीं लिखा होता है कि इस चीज़ के थोक एवं फुटकर विक्रेता या होलसेलर। तो होलसेलर मतलब थोक व्यापारी।
भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लेने वाली समिति की अध्यक्षता किसने की? बीपी मंडल, आर सच्चर, पीके थगौन, डीएस काठारी। डीएस यहाँ पर कोठारी होगा, दौलत सिंह कोठारी आपने नाम सुना ही होगा। इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ आर सच्चर। आप लोग काउंट कर रहे हैं कितना आपका सही हो रहा है। कुछ नया सीखने को अगर मिल रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा। काफ़ी डिमांड आप लोग कर रहे थे एसएसटी के, तो अभी ये पहला वीडियो है, हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको आसान लग रहे हो। थोड़ा सा अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिला इस वीडियो पर, 500 लाइक हो गए तो हम और भी क्लासेस आपके लिए रिकॉर्ड करेंगे और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी करा देंगे। जो भी हमसे हो पाएगा जितना कम समय में वो कराया जाएगा। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आर सच्चर। सच्चर समिति की रिपोर्ट ने मुसलमानों के बारे में काफ़ी सारी गलतफहमियों को भी उजागर किया है। आमतौर पर ये माना जाता था कि मुसलमान अपने बच्चों को सिर्फ मदरसों में भेजना चाहते थे, लेकिन जब आंकड़े आए तो ये पता चला कि 4% ही बच्चे जो हैं मुसलमान के वो मदरसों में जाते हैं। बाकी 66% बच्चे सरकारी और 30% बच्चे जो हैं निजी स्कूलों में भी पढ़ रहे हैं। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के समक्ष अति महत्वपूर्ण चुनौती है अनुशासन बनाए रखने की, विषयक उपागम को प्रयोग करने की, उनके गृहकार्य में सहयोग करने की, छात्रों को परीक्षाओं के लिए तैयार करने की। अब आप एक सोशल टीचर हैं, सामाजिक अध्ययन के टीचर हैं, आपकी कक्षा में किस प्रकार की चुनौती सबसे ज़्यादा देखने को मिल सकती है? देखिए 6 से 8 में बच्चा जो है वो अगर आप सोचें कि अनुशासन, तो अनुशासन जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप बिना अनुशासन के क्लासरूम को अच्छे तरीके से चला ले जाएंगे, लेकिन कई बार क्या होता है सीटेट के क्वेश्चंस में चारों विकल्प आपको सही लगते हैं या फिर कोई 2 विकल्प आपको ज़्यादा सही लगने लगते हैं। तो उनमें से आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा, सबसे सुइटेबल आंसर क्या है। तो परीक्षा के लिए हम ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं और ना ही होमवर्क पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। इन दोनों में बेस्ट क्या है, सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है अंतः विषयक उपागम को प्रयोग करने की। अंतः विषयक मतलब क्या हुआ कि 2 या 2 से अधिक विद्यार्जन विषयों के मिश्रित अध्ययन क्षेत्र को कहते हैं। जैसे आपके कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आप देखते हैं कि वो साइंस का भी टॉपिक है और भूगोल का भी टॉपिक है ना, जीव विज्ञान का भी टॉपिक है और वो रिलेट करता है आपकी भौतिकी से भी रिलेट करता है, या कहीं कहीं कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो भूगोल से भी रिलेट करते हैं, कुछ ऐसे यंत्र हैं। तो मिला करके जब आप कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं अंतः विषयक, तो उसमें किस तरीके का अप्रोच आप प्रयोग करेंगे, ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि चैलेंजिंग हो जाता है, महत्वपूर्ण चुनौती हो जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो भी हो। एक अध्यापक अपनी कक्षा में अध्यापन एक गांव की कहानी से शुरू करता है जहां सभी लोग गांव का मुखिया चुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह कहानी निम्न में से किस विषय पर चर्चा आरंभ करने के लिए उपयुक्त होगी? ग्राम सभा, ग्रामीण जीविका, ग्रामीण प्रशासन, गांधी स्वराज। कक्षा में अध्यापन के लिए कहानी से वो शुरू कर रहा है और करना क्या है, गांव का मुखिया चुनने के लिए लोग एकत्र हुए हैं। तो इसके लिए ग्रामीण जीविका, ग्रामीण प्रशासन नहीं बल्कि ग्राम सभा सबसे बेहतर होगा। अगर डिस्कशन करना है तो गांव के सारे लोग इकट्ठा हो जाएं और फिर मुखिया चुनने के लिए, भाई जब मुखिया गांव का ही होता है तो उसके लिए ग्राम सभा यानी गांव के लोग ही बेहतर तरीके से इकट्ठा करके अपनी चर्चा को आरंभ कर सकते हैं। पंचायत क्षेत्र में पंजीकृत मतदाताओं की एक ग्राम स्तरीय सभा होती है जो अपना मुखिया चुनती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय काल को समझने का प्राथमिक स्रोत है? सूरतहुंडी, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। अगला है यहाँ पर कंदरिया महादेव मंदिर, नागभट्ट की प्रशस्ति। चलिए प्रश्न है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि प्राचीन भारतीय काल को समझने का प्राथमिक स्रोत आपसे पूछा जा रहा है, तो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति यहाँ पर बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अभिलेख और सिक्कों से प्राचीन काल के बारे में काफ़ी सटीक जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन अभिलेखों के संबंध में उपयोग जानकारी जो प्राप्त होती है इसमें स्मारक हैं, मूर्तियां हैं, प्रशस्ति है, मिट्टी से बने बर्तन जो हैं। इसके अलावा समुद्रगुप्त की अगर हम बात करें तो इलाहाबाद में जो अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ पर खुद एक लंबे अभिलेख से पता चलता है समुद्रगुप्त के बारे में, और जिसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे जिनका नाम था हरिशेण के द्वारा की गई है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति से भारतीय काल को समझने की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। किस ग्रंथ या किताब में गढ़कटंगा के गोंड साम्राज्य का उल्लेख मिलता है जिसमें 70,000 गांव थे? क्वेश्चन है यहाँ पर जिसमें पूछा जा रहा है कि वो कौन सा ग्रंथ है या फिर किताब है
जिसमें गोंड साम्राज्य का उल्लेख मिलता है, जिसमें 70,000 गांवों की बात कही गई हो। चलिए आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ऑप्शन में है पातशाहनामा, जहांगीरनामा, बाबरनामा या फिर अकबरनामा। अकबरनामा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अकबरनामा यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ हम जाएंगे। अकबर के शासनकाल का जो इतिहास है वो अकबरनामा में ही मिलता है, जिसमें गड़कटंगा के गोंड साम्राज्य के 70,000 गांवों का उल्लेख है। अकबर की जीवनी है। इसके लेखक कौन है? अबुल फजल हैं, तो ध्यान रखिएगा। राजा संग्राम शाह के अधीन गढ़ा साम्राज्य का विस्तार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा देख करके आपको घबराना नहीं है। ठीक है, कई बार बड़े प्रश्न जो हैं सिर्फ घबराने के लिए ही होते हैं। अगर आप उनको पढ़ेंगे समझेंगे तो बहुत आसानी से आप आंसर कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ज़मीन के बारे में दिया गया है और उससे संबंधित दिया गया है कि जैसे जो पड़ती ज़मीन होती है उसके बारे में आपको मैच करना है। साल क्या है, साल के बारे में जो सही स्टेटमेंट है वो मैच करना है। महुआ क्या है, बेवर क्या है। देखिए पड़ती का मतलब क्या होता है, जैसे जो फसल आपने कोई बोई, कोई ज़मीन है, खेत कृषि योग्य ज़मीन है, इसमें फसल बोई, फिर उसको आप कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं तो कहा जाता है ये पड़ती पड़ी है ज़मीन, है ना। तो कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ देने वाली ज़मीन को ही पड़ती कहा जाता है। साल की बात करें, साल जो है एक पेड़ होता है। महुआ की बात करें तो महुआ का फूल होता है जिससे शराब बनाई जाती है। और बेवर घुमंतू खेतों के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। तो यहाँ पर पहला तो आपने सामने ही दिया था, यहाँ पर कूट दिया होगा, आपको सही मिलान करना होगा। तो हमने आपको इसके बारे में बता दिया है कि आपका जो पहला है ए के साथ आई मतलब फर्स्ट जा रहा है। साल क्या है, तो साल एक प्रकार का पेड़ है, यानी दूसरे के साथ तीसरा विकल्प यहाँ पर ये वाला जाएगा, ऐसे मिलान करिएगा। महुआ क्या है, शराब बनाई जाती है, ये सही हो जाएगा। बेवर जो है ये वाला सही हो जाएगा। तो इन 15 क्वेश्चंस में आपका क्या कुछ स्कोर रहा। छोटा सा वीडियो था, 15-16 मिनट का ट्रायल के तौर पे इस वीडियो को आप देखिएगा। बहुत मतलब ये मत सोचिएगा कि इतने आसान प्रश्न नहीं आते हैं या बहुत छोटा वीडियो है ये। जो भी आपको जैसा भी सुझाव लगे, मतलब आपको जो भी ठीक लगे वीडियो के बारे में, आप कमेंट करके बताइएगा और आपका फीडबैक ज़रूर हम देखेंगे, कमेंट ज़रूर देखेंगे। और अगर आपका सपोर्ट अच्छा रहा, हमारे पढ़ाने का तरीका अगर आपको समझ में आया तो फिर और क्लासेस आएंगी सीटेट की, एसएसटी की। ठीक है, थैंक यू सो मच। नीचे प्लेलिस्ट दी गई है एसएसटी की, उससे भी आप तैयारी कर सकते हैं।